हेलो एवरीवन। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो है स्ट्रक्चर्ड प्रपोज बाय जीओआई एक्ट 1935। यानी कि 1935 का जो कानून आया इसमें किस तरह का ढांचा जो है वो प्रस्तावित किया गया था। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो एक डायग्राम के जरिए समझते हैं कि यह ढांचा कैसा है। तो सबसे पहले जो ऊपर है वो है ब्रिटिश सरकार, उसके बाद जो आते हैं वो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जो है वो लंदन में रहेंगे और इनका सेक्रेटरी का ऑफिस जो है वो भी रहेगा लंदन के अंदर ही। तीसरे स्टेप पे जो है सेक्रेटरी के अंडर जो आते हैं वो है वॉइसरॉय एंड गवर्नर जनरल, जो कि इंडिया के अंदर रहेंगे। यानी कि ढांचे के जो पहले दो हिस्से हैं वो ब्रिटेन से ऑपरेट हो गए और ये डायरेक्टली जो है वॉइसरॉय एंड गवर्नर जनरल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को रिपोर्ट करेंगे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को यानी कि पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेंगे। अब जो है वॉइसरॉय के अंदर जो है दो प्रमुख ढांचे रहेंगे। एक तो है वो है फेडरल लेजिस्लेचर और दूसरा जो है वो है स्टेट्स। तो इसके अंदर क्या हुआ कि हेवी रिप्रेजेंटेशन जो है टू प्रिंसेस, यानी कि जो राजाएं हैं उनको हेवी रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यानी कि ज्यादा महत्व ज्यादा जगहें दी गई। अब फेडरल लेजिस्लेचर में कैसा रहेगा, तो फेडरल लेजिस्लेचर में जो है अपर हाउस काउंसिल ऑफ स्टेट्स और लोअर हाउस फेडरल असेंबली, यानी कि अभी जैसे लोकसभा है और राज्यसभा है वैसे रहेगा। तो अपर हाउस जो है यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, इसके अंदर कुल 260 मेंबर्स रहेंगे। कितने रहेंगे? 260 मेंबर्स। अब 260 के अंदर जो है 156 मेंबर्स ये ब्रिटिश इंडिया से इलेक्ट हो गए और 104 जो मेंबर्स है वो नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स रहेंगे, यानी कि जो प्रिंसली राजाएं हैं वो इसे नॉमिनेट करेंगे। ये स्ट्रक्चर हुआ अपर हाउस का। अब देखते हैं लोअर हाउस का, यानी कि फेडरल असेंबली। तो फेडरल असेंबली जो है उसके अंदर 375 मेंबर्स रहेंगे केवल, कुल मिलाकर 375। उसके अंदर जो है 250 इलेक्टेड बाय असेंबलीज ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस। तो ब्रिटिश इंडिया की जो प्रोविंस असेंबली, यानी कि अभी हम जैसे राज्यसभा के मेंबर जो है स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्ट करते हैं, तो उसी तरह जो है यहाँ 250 मेंबर्स जो है इलेक्टेड बाय ब्रिटिश असेंबली रहेंगे और यहाँ वापस 125 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स रहेंगे। तो ये हुआ फेडरल ढांचा। अब जाते हैं स्टेट्स के अंदर। तो स्टेट्स के अंदर जो है प्रोविजनल काउंसिल्स बनाए जाएंगे और प्रोविजनल असेंबलीज बनाई जाएंगे। प्रोविजनल काउंसिल्स के अंदर जो है आसाम, बिहार, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस आएंगे और प्रोविजनल असेंबलीज के अंदर जो है मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस, बिहार, ओडिशा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आसाम, एनडब्ल्यूएफपी, बंगाल, पंजाब और सिंध, ये सारे आएंगे। तो ये एक डायग्राम के जरिए हमने समझा कि भारतीय सरकार अधिनियम जो 1935 में आया था उसके द्वारा जो प्रस्तावित ढांचा था वो कैसा रहेगा। अब देखते हैं जो हमने एक्सप्लेन किया उसे डिटेल में पढ़ते हैं। 250 इलेक्टेड असेंबलीज जो है 150 नॉमिनेटेड बाय प्रिंसेस यानी कि 1/3 और 156 जो है 156 इलेक्टेड बाय ब्रिटिश इंडिया प्लस 104 नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट 2/5 नॉमिनेट करेंगे। लॉर्ड विलिंगडन जो है 1931 से लेके तो 1936 तक जो है वॉइसरॉय थे। उनके बाद जो आए वो लॉर्ड लिनलिथगो थे 1936 से 43 और उनके बाद जो आए वो थे लॉर्ड वॉवेल 43 to 47। ये इंपॉर्टेंट वॉइसरॉयज थे, ये हमें याद रखने हैं। इसके ऊपर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं और मेंस के में भी ये काफी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो प्रोविजनल लेवल पे देखते हैं। साइमन कमीशन रिकमेंडेशन इंप्लीमेंटेड इमीडिएटली। तो साइमन आयोग जो भारत में आया था उसने जो सुझाव दिए थे उसे तुरंत 1935 का जो कानून आया उसके अंदर लागू कर दिए गए।
प्रोविजनल डायरची वॉज एबॉलिश्ड, जो प्रांतीय दैवत्य था वो व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। मिनिस्टर्स बिकेम इंचार्ज ऑफ प्रोविजनल असेंबलीज, जो मंत्री थे वो प्रांतीय मंत्रालय के मुखिया बन गए। उसके बाद द ब्रिटिश अपॉइंटेड द प्रोविजनल गवर्नर्स, यानी कि ब्रिटिश ने जो है प्रांतीय राज्यपाल को नियुक्त किया, अभी जैसे गवर्नमेंट नियुक्त करती है। द प्रोविजनल गवर्नर्स कुड एक्सेप्ट द मिनिस्टर गवर्नर और रिजेक्ट देम इफ दे फेल्ट एनी ग्रेव वायलेशन वाज हैपनिंग, यानी कि प्रांतीय राज्यपाल मंत्रियों के सिफारिश मान सकते थे और उन्हें खारिज भी कर सकते थे यदि उन्हें लगता था कि इसमें बड़ी चूक हो रही है। यानी कि कांग्रेस के मिनिस्टर्स जो स्टेट में होंगे, लेकिन उनके ऊपर जो है स्टेट का गवर्नर होगा, वो ये गवर्नर जो है ये इस चीज को एक्सेप्ट भी कर सकता था और इस चीज को रिजेक्ट भी कर सकता था। इसका मतलब गवर्नर के हाथ में होल एंड सोल पावर आ गई, और गवर्नर जो है वो वॉइसरॉय के द्वारा नियुक्त किया गया था, और वॉइसरॉय मतलब ब्रिटिशों के हाथ में सत्ता, यानी कि आप मिनिस्टर्स होते हुए भी आपके पास कोई पावर नहीं है। इसका मतलब ये होता है, इन द केस ऑफ ब्रेक डाउन द वॉइसरॉय कुड थ्रो द गवर्नर टेक फुल चार्ज, और मशीनरी ध्वस्त होने पर राज्यपाल को जो है निकाला जा सकता है और पूरी तरह नियंत्रण वॉइसरॉय द्वारा लिया जा सकता है। अब देखते हैं एट फेडरल लेवल, फेडरल यानी संघीय स्तर पर कैसा था। टू बी इम्प्लांटेड ओनली व्हेन हाफ द स्टेट्स वेट वुड एग्री, दैट नेवर हैपेंड एंड वर्ल्ड वॉर II स्टार्टेड। ये उसी दशा पर लागू हो सकता था यदि वजन के हिसाब से आधे राज्य मान ले, और ऐसा नहीं हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर II स्टार्ट हो गया। डायरची एट सेंट्रल फेडरल लेजिस्लेचर प्रपोज्ड, केंद्रीय संघीय व्यवस्था जो है वो प्रस्तावित की गई। Portfolios like finance, defense, army, foreign relations would remain under Viceroy control. Hence, Congress rejected. ये जो महत्वपूर्ण थे, जो फाइनेंस, डिफेंस, आर्मी और फॉरेंस, ये खाते जो सबसे महत्वपूर्ण थे, ये वॉइसरॉय के अंडर में रहेंगे, और इसीलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अपर हाउस वॉज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोअर हाउस वॉज द फेडरल असेंबली। ऊपरी सदन जो था वो राज्य की सभा थी, और निचली जो संसद थी वो संघीय विधानसभा थी, यानी कि आज का लोकसभा और राज्यसभा। तो ये था भारतीय सरकार अधिनियम, यानी कि GI एक्ट 1935 द्वारा जो स्ट्रक्चर प्रस्तावित हुआ था उसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप नीचे कमेंट में भी मेंशन कर सकते हैं, और कोई टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।